अच्छा है, आपके दिल को छुआ होगा। कुछ चीज़ें हमें अपने परिवारों में, बच्चों में ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। मैं एक रसिया की बहुत सुंदर कहानी कहना चाहूँगा। वहाँ एक जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, दूसरे विश्व युद्ध के समय हॉस्पिटल में दो लोग भर्ती थे एक कमरे में। एक जो व्यक्ति था वो बिल्कुल विंडो के किनारे था, दूसरा उस कमरे में दूसरी साइड पे था। जो पहला व्यक्ति था जो विंडो के पास था, वो हमेशा अपने दोस्त को सुनाया करता था कि बाहर जो है परेड चल रही है, बाहर से बहुत सारे स्कूली बच्चे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, उसको सपने दिखाया करता था। और ये जो दूसरे बेड पे था घायल, ये उस किनारे नहीं जा सकता था। इसे लगने लगा कि यार मेरा दोस्त बहुत सुखी है, और वो विंडो वाली सीट अगर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता। कि दोनों घायल थे, लेकिन वह दोस्त उम्मीद देता था, हमेशा उसे सपने बताया करता था कि देखो अभी ये मिलिट्री वाले जा रहे हैं, अभी ये हो रहा है, अभी जहाज जा रही है। और इससे बड़ी जलन होती थी कि मैं उस दोस्त के पास पहुंच जाऊं। और एक रात ऐसा हुआ, उस दोस्त को दर्द शुरू हुआ। इसे लगा कि मुझे विंडो वाली सीट कैसे मिल सकती है। इसे लगा अगर ये मर जाए तो मुझे वो सीट मिल सकती है। वो जब दर्द से कराहने लगा, इसने डॉक्टर को भी नहीं बुलाया, और वो रात में गुजर गया। जब सवेरा हुआ, डॉक्टर आए, सबने देखा तो बोले तो मर चुका है। उसको जब हटाए तो इसे बड़ी खुशी हुई कि यार मुझे वो सीट मिल जाएगी, उस जगह मेरा बेड शिफ्ट हो जाएगा। इसने डॉक्टर से कहा मुझे वहां शिफ्ट कर दीजिए। जब इसे वहां शिफ्ट किया गया, ये बहुत उचक करके पहले विंडो की तरफ देखने का प्रयास किया। जब इसने विंडो की तरफ देखा तो वहां देखा उसके आगे एक दीवार है और कुछ था ही नहीं। और ये फिर वहां रोने लगा कि बोला वाह मैंने ये क्या कर दिया। तो हम लोग भी, जो दोस्त हमारा खुशियां बांटता है, हमारे आसपास रहता है, जो खुशियां बिखेरता है, हम लोग उसको कई बार मिस करते हैं, सोच नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा तरजीह देनी चाहिए। वो लोग हमें जिंदा रखते हैं, कितने सपने बांटते हैं। और उसके बाद उसे एहसास हुआ कि अगर वो रात में मैं वो दर्द से करा रहा था, उस दोस्त को मरने नहीं दिया होता तो क्या होता। मैं रसिया की एक दूसरी कहानी कहना चाहूंगा कि एक बच्ची थी, बहुत बीमार थी, और हॉस्पिटल में एडमिट थी। और वहां एक बुजुर्ग थे, वो जो है वो, उनका काम था डेली हॉस्पिटल में जाना, किसी भी पेशेंट से मिलना, हर पेशेंट से मिलना, उसके हाल चाल जानना, उसकी जरूरत की चीजें हो सकती है, कुछ हो सकता है तो उसकी मदद करना, ये उनका नित्य कर्म था। डेली जाते थे। एक दिन वो बच्ची जब आई, एडमिट हुई, तो उस बच्ची के पास पहुंचे और इन्होंने कहा क्या हुआ। उस बच्ची ने कहा अंकल वो देखो पहाड़ पर जो है बर्फबारी हो रही थी, एक पेड़ पर 3 पत्ते लगे हुए थे। बोले वो जो पत्ते हैं वो कल सुबह तक नहीं रहेंगे, और मुझे जो बीमारी है और मैं कल सुबह मर जाऊंगी। तो अंकल ने कहा ऐसा क्यों कहती हो, तुम्हें तो बहुत जिंदा रहना है, तुम्हारे जैसे बच्चे हिम्मत छोड़ देंगे तो थोड़ी चलेगा। तो बोले नहीं अंकल, वो पत्ते कल गिर जाएंगे और मैं नहीं बचूंगी। अंकल ने कहा नहीं बेटा, वो पत्ते भी रहेंगे और तुम भी रहोगी। और अंकल घर चले गए। और उस रात उन्होंने क्या किया, घर पर जा करके उनके पास एक टीन था, उसको काटा उन्होंने पत्ते के शक्ल में, उसको हरे रंग से कलर किया, और रात में, उस तूफानी रात में, उस पेड़ पर जाकर के 3 पत्ते टांग दिए। उन्हें लगा कि अगर वो बच्ची देखेगी सुबह पत्ते नहीं है तो शायद सुबह मर जाए, उसकी उम्मीद खत्म हो जाएगी। उम्मीद नहीं टूटने देना चाहिए। और वो पत्ते लगा के घर पर आए, और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि बेटा देखो मैंने कहा था ना कि वो पत्ते रहेंगे। और वो उसी दिन गुजर गए। और वो बच्ची हॉस्पिटल में धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब बच्ची ठीक हो गई, उसने उस दिन के बाद से उस अंकल को नहीं देखा। तो उसने पता कि वो अंकल किधर हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि वो पत्ते रहेंगे, उनके घर गई। जब घर गई तो घर वालों ने कहा कि उस दिन वो ठंड लग गई और वो गुजर गए। तो उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ी है तुम्हारे लिए, कि उनको पता था कि तुम आओगी। तो उस बच्ची ने जब चिट्ठी खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि देखो मैंने कहा था ना तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें दुनिया बहुत देखनी है, और तुम ऐसे उम्मीद कैसे खो सकती हो। तो तुम्हारे अंदर जो उम्मीद की किरण है उसे कभी बुझने मत देना। और वो बच्ची उस पल रोने लग गई, ठिठक कर रह गई। तो हम लोग जब उम्मीद खो देते हैं, हम लोगों का ध्यान हमेशा निगेटिव चीजों पर ज्यादा रहता है। हमारा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हम लोग एक दिन में 60,000 थॉट आते हैं, 60,000 विचार हमारे आते हैं। उसमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं कि जो, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। वो चीजों से हम लोग ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। हमारा ध्यान हमेशा, मान लीजिए दर्द है तो दर्द पे ही रहेगा, तो दर्द ठीक नहीं होती है। तो हमारा ध्यान अगर सकारात्मक चीजों पे रहता है, मैं जो ये लाइफ चेंजिंग सेमिनार कर रहा हूं, मेरा तीसरा सेमिनार है भाईंदर में ही।
तो मेरा ये मकसद है कि हम लोग एक सकारात्मक रूप से करें, क्योंकि मेरी जिंदगी पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा कि मैं बहुत छोटा था तो उस समय मेरे पिताजी गुजर गए थे, मम्मी गुजर गई, लेकिन मैंने जिंदगी को हमेशा सकारात्मक रूप में देखा और हमेशा उससे लड़ने की एक अलग कसक पैदा की, जिसका परिणाम रहा कि मैंने इतनी मुश्किलें आई और उसको फेस कर पाए। तो अपने हर एक की जिंदगी में वो चीजें होता है कि जब आप एक चीज, हमको लगता है कि हम हार गए, हम हारते नहीं, बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे हम खेत है, खेत को जब हम जोतते बोते हैं तब उसमें फसल पैदा होती है, जब हम जोतना बोना बंद कर देते हैं तो वो परती पड़ जाती है, बेकार हो जाता है। वैसे हमारा दिमाग है, इसका हम लोग 1-2% हिस्सा भी नहीं फुलफिल कर पाते हैं। जो साइंटिस्ट हुए हैं उन लोगों के 8-9% ही दिमाग का उन्होंने यूज किया है, और ज्यादा कर लेते तो पता नहीं क्या करते। तो हम लोग अगर इसको सीखते बोझते, जितनी बार हारते हैं उतनी बार जीतने के हमारे चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हम कितना सीखते जाते हैं। मुझे ये सेमिनार करना होता है तो मुझे बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ती है, उसकी वजह से मेरा भी ज्ञान बढ़ता है। मैं आपको नहीं कुछ देता हूँ, अपने ज्यादा सीखता हूँ। मैं एक द सीक्रेट की मूवी की बहुत एक क्लिपिंग छोटी सी दिखाना चाहूंगा कि जिसके आपके सोच से ही आप सब कुछ बनते हो। जब आप सोचना बंद कर देते हो तो वह चीजें आपकी जिंदगी को बर्बाद करती है। तो आप देखें और इसे अपनावें अपनी जिंदगी में। आपको पहले ये समझना जरूरी है कि रिश्ते में शामिल कौन हो रहा है। अपने साथी को नहीं बल्कि अपने आप को समझना होगा। अपने आप से प्यार करिए। उम्मीद करेंगे कि उसे आपकी संगत अच्छी लगेगी जब आपको खुद की संगत अच्छी नहीं लगती। तो आकर्षण का सिद्धांत या रहस्य इसी बात को अपनी जिंदगी में लाने के बारे में है। इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। हम लोग हमेशा दूसरों की बातें करते हैं कि आप अपने आप से वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने लिए उम्मीद करते हैं। आप अपना समाधान खुद बनिए। ये नहीं कि तुम्हें मेरा उधार चुकाना है, तुम्हें ज्यादा देना होगा, इसके बजाय खुद को ही ज्यादा दीजिए। अपने आप को देने के लिए वक्त निकालिए। मानो अपने आप को आप इतना भर रहे हो कि जब वो छलके तो दूसरों को दे सके। अपने सभी अफेयर्स में मैं अपने साथी से उम्मीद करती कि वो मुझे खूबसूरत कहे, क्योंकि मैंने अपनी खूबसूरती नहीं देखी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे फेवरेट हीरोज या यूँ कहे हीरोइंस थी, बायोनिक वुमन, वंडर वुमन या चार्लीज एंजल्स। वो सभी गजब दिखती थी, पर मैं नहीं। तब तक नहीं जब तक मैं खुद को पसंद ना करने लगी। मेरा रंग, मेरा चेहरा, मेरी नजाकत, मेरे घुंघराले बाल, और जब मैंने अपनी खूबसूरती पर नाज करना शुरू किया तब बाकी सभी लोग भी मुझे पसंद करने लग गए। आपके अंदर एक जबरदस्त खासियत है। पिछले 44 वर्षों से मैं खुद को परख रहा हूँ। मैं खुद को चूमना चाहता हूँ। आपको खुद से प्यार करना होगा। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ आप सिर्फ अपने आप को इज्जत दें। खुद से प्यार करेंगे तभी दूसरों से प्यार होगा। रिश्तों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने के आदी हो जाते हैं। दफ्तर में लोगों के साथ काम करना मुश्किल है, मेरे पति मुझे पागल कर देते हैं, मेरे बच्चे बेहद आलसी हैं, हमेशा दूसरों की बात होती है। मगर रिश्तों की कामयाबी के लिए हमें ये देखना होगा कि दूसरों में क्या अच्छाई है, ना कि उनमें क्या बुराई है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमें सिर्फ बुरा ही दिखता है। आपके रिश्तों में भले ही कितनी भी कड़वाहट हो, आपस में न बनती हो, रोज रोज झगड़े होते हो, तुम क्या समझते हो अपने आप को? जो करना है कर लो, जाओ। उन रिश्तों को भी आप ठीक कर सकते हैं। बस एक कागज लीजिए और अगले 30 दिनों तक रोज उस शख्स के बारे में वो सारी बातें लिखिए जो आपको अच्छी लगती हैं। उन कारणों के बारे में सोचिए कि आप उससे क्यों प्यार करते हैं। आपको उसका मजाक करना पसंद है, उसका मदद करना पसंद है, और आप पाएंगे कि आपको उसकी खूबियाँ बेहद पसंद हैं और आप उसकी तारीफ करेंगे तो बदले में आपको भी वही मिलेगा और प्रॉब्लम हवा हो जाएंगी। हम दूसरे लोगों को काबू में नहीं कर सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। मान लीजिए आपके घर कोई आता है जिसका मूड बिगड़ा हुआ है और आपका मूड बहुत अच्छा है, तो आप खुद को कहीं और पाएंगे अपनी ही खुशनुमा दुनिया में। आकर्षण के सिद्धांत के जरिए अपनी खुशी हम खुद पा लेते हैं। कई बार आप खुद को खुश रखने का मौका किसी और को दे देते हैं, पर वो आपको खुश नहीं कर पाते जो आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी खुशियों के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अपने आप को खुश रखना आपका काम है। आपके माता पिता, बेटा, पति, वो चाहे जो भी हो, आपकी खुशियों की चाबी
किसी और के पास नहीं हो सकती। आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। ये जान लेना जरूरी है कि हमारा शरीर वास्तव में हमारे विचारों का परिणाम है। चिकित्सा विज्ञान में आज हम ये जान रहे हैं कि किस हद तक हमारे विचार और एहसास हमारे शरीर के बाहरी स्वरूप, उसकी बनावट और उसकी अंदरूनी क्रिया को निर्धारित करते हैं। इलाज में हम प्लेसिबो के असर को अच्छी तरह से जानते हैं। प्लेसिबो एक ऐसी चीज है जिसमें शरीर पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं पड़ता, जैसे कि मीठी गोली या कुछ और। आप मरीज से कहते हैं कि ये दवा भी बहुत असरदार है, और होता यह है कि प्लेसिबो भी उतनी ही असरदार साबित होती है जितनी कि वो दवाई जो बीमारी के लिए दी जाती है। तो हमने ये जाना कि इलाज में इंसानी दिमाग का बहुत बड़ा हाथ है, कभी कभार दवाइयों से भी बड़ा। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स बीमार है और अगर उसके पास विकल्प है कि वो दवा लेने के बजाय अपने दिमाग में उस रोग की जड़ को खोजे, तो उसे खोजना चाहिए। अगर हालत ऐसी है कि दवा न लेने से उसकी मौत भी हो सकती है, तब तो जाहिर है दवा लेनी ही चाहिए और साथ ही उस रोग की जड़ को खोजना जारी रखना चाहिए। दवा को नकारना नहीं चाहिए। हर तरह के इलाज की अपनी एक जगह है। ये सृष्टि सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और अच्छे एहसास की बेहतरीन रचना है। जब आप खुले दिल से सृष्टि की समृद्धि को महसूस करते हैं, तब आप खुशी और आनंद की सुखद अनुभूति करेंगे। उन सभी चीजों का आनंद उठाएंगे जो सृष्टि ने आपके लिए बनाई हैं। दौलत, अच्छी सेहत, अच्छा स्वभाव। पर जब आप बुरे विचारों से घिर जाते हैं, तब आपको तकलीफ का एहसास होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। आप महसूस करेंगे एक एक दिन कितना तकलीफ देह होता है। लाइलाज बीमारी यानी कि टर्मिनल डिजीज। डिजीज पर गौर फरमाएं। डिस-इज इसका मतलब हुआ एक ऐसा शरीर जो तकलीफ में है। हमारे पास चारों ओर हजारों बीमारियां और उनके लक्षण हैं। ये सिर्फ एक कमजोर कड़ी है। ये सारे के सारे एक ही बात के नतीजे हैं, वो है तनाव। जब आप किसी जंजीर पे तनाव डालते हैं, किसी प्रणाली पे तनाव डालते हैं, तो वो कड़ी टूट जाती है। हमारा शरीर दर्शाता है कि ये रोग हमने ही पैदा किए हैं, ये बताने के लिए कि हमारे नजरिए में असंतुलन है, हम एहसानमंद नहीं हैं। तो शरीर के रोगों के लक्षण हमारे लिए इतने बुरे भी नहीं होते। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि जब इंसान के शरीर में कोई बीमारी या जिंदगी में कोई किसी तरह की तकलीफ हो जाए, तो क्या विचार शक्ति से उसे ठीक किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। 23 नवंबर को मुझे बताया गया कि मुझे स्तन कैंसर हो गया है। अपनी आस्था के जरिए अपने दिल में मैंने ये मान लिया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। दिन के दौरान हर वक्त मैं कहा करती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। इसे दोहराती रहती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने मान लिया था कि कैंसर मेरे शरीर में था ही नहीं। खुद को ठीक करने के लिए मैं हंसी मजाक कॉमेडी वाली फिल्में देखा करती थी। हम लोग बैठकर बस हंसा करते थे। अपनी जिंदगी में तनाव लाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि जब आप अपने आप को ठीक कर रहे हो, तब तनाव कितना भयानक हो सकता है। नवंबर 23 को मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है, और उसे ठीक होने में मुझे सिर्फ 2.5 से 3 महीने ही लगे, और वो भी बगैर रेडिएशन और कीमोथेरेपी के। हमारे शरीर में एक बुनियादी गुण है जिससे शरीर अपना इलाज खुद करता है। आपको घाव हुआ है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, तो इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को खत्म करके उसे ठीक कर देगी। हमारी इम्यून सिस्टम इसी काम के लिए बनी है। डिस-इज यानी बीमारी किसी ऐसे शरीर में नहीं रह सकती जो तन मन से स्वस्थ है। आपका शरीर हर पल करोड़ों कोशिकाओं को नष्ट कर रहा है और करोड़ों नई कोशिकाओं को बना रहा है। असल में हमारे शरीर के अंग हर रोज बदले जाते हैं। कुछ अंगों को चंद महीने लगते हैं तो कुछ को 2-1 साल, मगर चंद सालों में हमारा एक बिल्कुल ही नया शरीर बन जाता है। अगर आपको कोई बीमारी है, आप उसी पर सोच रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप ज्यादा बीमार कोशिकाओं को पैदा करेंगे। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ शरीर में देखें।
अपनी बीमारी को डॉक्टर के हवाले कर दें। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। मान लीजिए दोनों को एक बीमारी है, मगर एक का ध्यान सुख पर होता है और वो संभावनाओं में जीते हैं, वो उम्मीदों में जीते हैं। उनका ध्यान उन सभी कारणों पर होता है जिनसे वो हमेशा खुश रहते हैं। और दूसरे किस्म के लोग, बीमारी वही है मगर उनका ध्यान बीमारी पर होता है, उनका ध्यान दर्द पर होता है और उससे आई मुसीबत पर होता है। जब किसी व्यक्ति का पूरा ध्यान उसकी बीमारी पर होता है तो वो उसे स्थायी बना देते हैं। बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक उसका ध्यान ठीक होने पर नहीं जाता, क्योंकि यही आकर्षण का सिद्धांत है। खुशनुमा एहसास शरीर में यकीनन खुशनुमा बदलाव लाते हैं। एक खुशनुमा सेहतमंद शरीर, बुरे एहसास और तनाव हमारे शरीर को खोखला करते हैं और दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, क्योंकि हमारे विचार और एहसास लगातार हमारे शरीर पर काम करते हैं, उसे संगठित करते हैं और उसके अंगों को बनाते रहते हैं। शरीर से शारीरिक तनाव को निकाल दें तो शरीर वही करेगा जो उसका बुनियादी काम है, अपने आप को ठीक करना। मैंने गुर्दों को फिर से सुधरते देखा है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हुए हैं। आंखों की रोशनी तक वापस आते देखी है मैंने। मैं मानता हूँ लाइलाज का इलाज हमारे मन में है। अपनी जिंदगी आप बदल सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। well, 10 मार्च 1981 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। इसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। मेरा प्लेन क्रैश हो गया था। मुझे लकवे की हालत में अस्पताल लाया गया। मेरी रीढ़ की हड्डी कुचल गई थी, मेरे पहले और दूसरे सर्वाइकल वर्टिब्रे टूट चुके थे, मेरी निगलने की शक्ति नष्ट हो गई थी, मैं न खा सकता था न पी सकता था, मेरे फेफड़े नष्ट हो गए थे तो मैं सांस नहीं ले पाता था, मैं सिर्फ पलकें झपका सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी भर बेजान सा रहूंगा, बस पलकें ही झपका सकूंगा। ये उनकी सोच थी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल बात थी कि मैं क्या सोचता था। मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखने लगा जो उस अस्पताल से चलकर निकलेगा। मुझे सिर्फ अपने दिमाग से काम करना था, और अगर दिमाग आपका साथ दे तो आप चीजों को फिर से समेट सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे फेफड़े बेकार हो चुके हैं और मैं फिर कभी खुद सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अंदर से एक आवाज मुझसे कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिरकार मैं खुद सांस लेने के काबिल हो गया। वो समझ नहीं पाए कि ये कैसे हुआ। मैंने अपने दिमाग में किसी ऐसी बात को नहीं आने दिया जो मेरे लक्ष्य और मेरे संकल्प को मुझसे अलग करती। मैंने ठान लिया था कि मैं क्रिसमस के दिन अस्पताल से चलकर निकलूंगा, यही मेरा लक्ष्य था। आठ महीने बाद मैं खुद अपने 2 पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। उन्होंने कहा था ये नामुमकिन है। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो किसी तकलीफ में हैं, अगर मुझे उनको अपनी जिंदगी का सार बताना हो और अगर मुझे उनकी जिंदगी का सार बताना हो तो मैं 7 शब्दों में कहूंगा, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। जिंदगी तब तक बहुत खूबसूरत है जब तक मौत को इससे मोहब्बत ना हो जाए। दोस्तों, आपको मौत से मोहब्बत होना चाहिए। जिस दिन आप ये सोच करके सोते हो कि मैं आज जो सो रहा हूँ ये कल सुबह क्या होगा, तो आप जब निश्चिंत हो जाते हो तो उसके बाद आपकी जिंदगी शुरू होती है। अरस्तु ने कहा था,
अरस्तु ने कहा कि वर्तमान ही सुख है का तर्क है। सुकरात ने कहा खुद को जान लेना ही सुख है। प्लेटो ने कहा गूढ़ अर्थों को समझ लेना ही सुख है। एपिक्यूरस ने समझाया सरलता ही सुख है। बुद्ध ने कहा करुणा ही सुख है। महावीर ने कहा अहिंसा सुख है। और बुद्ध ने कहा आत्मदेवो भव। भगवान बुद्ध ने कहा था कि आप अपने भगवान खुद हो, अपनी आत्मा को पहचानो और उसको मानो, बाकी चीजों को पीछे छोड़ दो। जिस दिन आप वो चीज सोचने लगते हो कि आप अपनी आत्मा से सब कुछ कर सकते हो, उस दिन कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, दुनिया की एक सच्चाई थी कि पहले हम लोग सोचते थे कि हम लोग आमने सामने होंगे तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको मानने से इनकार कर दिया कि बोले नहीं, हम हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। उसकी वजह से टेलीफोन का आविष्कार हुआ। आप दुनिया में देख लीजिए, किसी न किसी ने हर चीज का सपना देखा, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, रॉकेट तक, जो हजारों लोगों ने मिल करके एक सपना देखा और तैयार किया। 10,000 लोग एक साथ एक जैसा तालमेल बनाकर 10 साल तक लगातार काम करते रहे। उसका परिणाम रहा कि हम चंद्रमा तक पहुंच पाए। कि दोस्तों, जिसको हमने बनाया, जिन चीजों को हमने बनाया, तो हम अपने आप को क्यों नहीं बदल सकते हैं। मैं आपको एक अवतार का क्लिपिंग दिखाऊंगा जिसमें जब दोस्त के ऊपर प्रॉब्लम आती है, परिवारों में होती है, तो हम लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो परिवार किस तरीके से चल पाता है, नहीं तो क्या स्थितियां बनती हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। जैसे यहाँ पर हम सब मिल करके सारे सीनियर सिटीजन एक जगह आते हैं, अपने दुख सुख को बांटते हैं, यह चीजें दिल को छूने जैसी है। थोड़ा सा खा लीजिए भाई साहब। नहीं भाभी, मुझसे खाया नहीं जाएगा। आज हमारे देश में अनाथ आश्रम बढ़ रहे हैं, वानप्रस्थ आश्रम बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है, इस पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। नहीं अवतार, बिल्कुल भूख नहीं है, हलक से नहीं उतरेगा। खा लो रशीद। नहीं, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है। हमें ऐसे लोगों का सहारा बनना चाहिए और समाज के हर वर्ग को आगे आना चाहिए। इस धरती पर जाने कितने अवतार किशन हैं, कितने रशीद हैं। ये एक समस्या है, एक मसला है, एक समस्या है, एक मसला है। दोस्तों, ये सराय अनाथ आश्रम नहीं है, ये अपना घर है, हमारा घर है। जज्बाती रिश्तों का एक ठिकाना है। ये उन लोगों के लिए है जो रिश्ते नातों के भीड़ में रहते हुए भी अकेले हैं। यारो उठो, चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना ना छोड़ो। ये उम्मीद जगाना है अपने अंदर। यारो 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 उठो चलो भागो दौड़ो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। यारो 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 उठो चलो भागो दौड़ो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। यारो
इन जवानों से हम इन जवानों से कम नहीं है, हम इन जवानों से कम नहीं है। ये हमसे है, इनसे हम नहीं है, इनसे हम नहीं है। तो इनके भरम को बस आज तोड़ो यारो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो। बैठे हो क्यों तुम बन के अनाड़ी, बैठे हो क्यों तुम बन के अनाड़ी, कितने पुराने तुम हो खिलाड़ी, कितने पुराने तुम हो खिलाड़ी। पर खेलो खेलो ना ऐसे मैदान छोड़ो यारो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो। ये फैसला हमने कर लिया है, ये फैसला हमने कर लिया है, मांगे भला क्यों हमने दिया है, मांगे भला क्यों हमने दिया है, मांगे भला क्यों हमने दिया है। सर को उठाओ मत हाथ जोड़ो यारो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो। इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति जी, उनकी पत्नी टाटा में सर्विस करती थी बॉम्बे में, और उनकी पत्नी हमेशा नारायण मूर्ति के सामने रतन टाटा जी की तारीफ किया करती थी। एक दिन जब वो डेली जो है फोर्ट में वाइफ को लेने जाते थे, एक दिन उन्होंने देखा इनकी वाइफ एक लंबे चौड़े आदमी के साथ खड़े होकर के बातें कर रही हैं। तो नारायण मूर्ति जब पहुंचे तो रतन टाटा जी थे वो, उन्होंने कहा कि आपको ख्याल नहीं है आपकी पत्नी यहाँ अकेली खड़ी है, कोई हादसा हो जाता तो आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। तो उनको बड़ा ग्लानि फील हुई और उन्होंने कहा कि इसीलिए रतन टाटा ग्रेट है। 250 रुपए में, मतलब उन्होंने 2500 रुपए में 3-4 लोगों ने मिलकर के इन्फोसिस की स्थापना की थी। आज पूरे दुनिया में, विश्व में आईटी के क्षेत्र में इन्फोसिस और विप्रो ने हमारे देश का मान बढ़ाया है। तो वो सब लोग मिल करके जो आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, चीजें बदली जा सकती है। मैं आपको एक छोटी सी क्लिपिंग दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इस प्रोग्राम के एंडिंग की तरफ जा रहा हूं कि एक पिता वो अपने बेटे के साथ बैठे हुए हैं घर के लॉन में, और बेटे से उन्होंने कहा, एक चिड़िया आके बैठे, उन्होंने कहा क्या है? तो बेटे ने कहा स्पाइरो। उन्होंने फिर से पूछा कि क्या है? बोले स्पाइरो। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा कि क्या है? तो बेटे ने कहा मैंने कहा ना आपको स्पाइरो है। फिर उन्होंने पूछा क्या है? बोले आपको समझ में नहीं आता है, सुनाई नहीं देती है, स्पाइरो है। तो पिताजी कहते ठीक है। वो घर में जाते हैं और एक डायरी लेकर के आते हैं और बेटे को देते हैं, बोले इसको पढ़ो, जोर से पढ़ो। बेटा पढ़ना शुरू करता है। कहते हैं कि जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई। जब वो बड़ा होने लगा तो इसी गार्डन पे, इसी बेंच पे बैठा था और उसने मुझसे पूछा ये क्या है?
उसने 21 बार पूछा, 21 टाइम्स पूछा, और जितनी बार उसने पूछा मैंने उससे हर बार गले लगाया और कभी शिकायत नहीं की कि उसने बार बार क्यों पूछा। और वह जो मेरे अंदर था कि मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है और तुम जो है 4 बार में ही घबरा गए, तब वो बेटा अपने पिता से गले लगता है। तो हम लोगों को एहसास जो हमारे अंदर है वो परिवारों में अगर हम बांटते हैं अपनी बातें तो शायद वो ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να πεις τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? घर में जा रहे हैं और डायरी लेने के लिए। एहसास का होना जरूरी है परिवार में, बच्चों के साथ उनको एहसास दिलाना जरूरी है। जिस दिन एहसास हो जाएगा उस दिन अपने आप प्यार पनपेगा। डायरी दे रहे हैं पढ़ने के लिए। Δυνατά. जोर से पढ़ो। Σήμερα ο μικρός μου γιος που Today my younger son έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτης उसी बेंच पे बैठे हुए जिस पे पिताजी पहले बैठ करके उसको खिलाया करते थे। Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι 21 ήταν बार αυτό. उन्होंने पूछा Και कि το क्या απάντησε है। και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. स्पाइरो। Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 हर बार φορές उन्होंने που हक μου किया έκανε την और ίδια सिंगल ερώτηση, टाइम वो ξανά कभी και एंग्री नहीं ξανά, हुए, अगेन एंड अगेन। χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. यह एहसास का होना जरूरी है, तभी प्यार पनपेगा। कि आज हम लोग उस एहसास को भूल चुके हैं, बच्चों को याद नहीं दिलाते कि हमने भी आपसे बहुत प्यार किया था, तब आप यहाँ हो आज। और हम उनको आज ये एहसास दिला पाएंगे तो शायद कल बहुत अच्छा हो सकता है। अब मैं एक आखिरी गाने के साथ अपने इस सेशन का एंड करूंगा और वो गाना है कि हम सबको ये गाना गाना है और सबको मिल करके समाज को बदलना है, अपने आप को बदलना है और अपने साथ चलना है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के आपको कभी महसूस नहीं करना है कि आप बुजुर्ग हो, ये एहसास दिलाना है कि आप उनसे भी जवान हो। से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जहाँ हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो,
जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरस के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ताली बजा सकते हैं आप लोग। आ जाओ सर। एक चेहरा अक्सर मुझे याद आता। थैंक यू वेरी मच। सभी जन यहाँ पर पधारे और ये कार्यक्रम अच्छी तरह से सुना। जिस तरह से मौर्य जी ने इतनी अच्छी तैयारी की है और आप लोगों के समक्ष ये प्रस्तुति दी, मेरे को लगता है कि आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप सबको पसंद आया है तो आप खड़े होकर मौर्य जी का हार्दिक स्वागत करें। थैंक यू थैंक यू। ये मौर्य जी के लिए और मोटिवेशनल होगा। मैं सभी संस्थाओं की तरफ से और आप सब की तरफ से मौर्य जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनसे आशा करता हूं कि वो आगे भी ऐसे भव्य कार्यक्रम करते रहेंगे और सभी में जागृति पैदा करते रहेंगे। धन्यवाद मौर्य जी। आज ये जो माहौल बनाया हमारे मौर्य जी ने, ये माहौल से आप कुछ सीख कर ही जाने वाले हैं। थोड़ा सा एक फोटो खाली। क्या सीखेंगे कि हम हिम्मत से आगे अपनी जिंदगी को पूरा करना है। हम जीवन के लिए अपने जीवन जो हम जीते हैं उसमें चेंजेस लाने के लिए ये जो कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पेश किया है उसमें आपको मार्गदर्शन किया है। उसके लिए हम भाईंदर मौर्य जी, भाईंदर सर, थैंक यू वेरी मच सर। ज्येष्ठ नागरिक सेवा समिति के ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते सब ताली बजाते। जिन्होंने तुम्हें संसार दिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जिन्होंने तुम्हें संसार दिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। ममता की दी तुम्हें शीतल छाया, अपना हर सुख तुम पे लुटाया। ममता की दी तुम्हें शीतल छाया, अपना हर सुख तुम पे लुटाया। अपना हर सुख तुम पे लुटाया। रखना उनका तुम भी ध्यान, माता पिता है तेरे भगवान। माता पिता है तेरे भगवान, सेवा उन्हीं की सबसे महान। माता पिता है तेरे भगवान। Thank you.